नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं शुभकरण, सहायक आचार्य EFM श्री राधे श्याम आर मुरारका गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू। आज हम बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर सेकंड में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत यूनिट संख्या सेकंड में फंड फ्लो स्टेटमेंट का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हमने पढ़ा कि कोष प्रवाह विवरण कब होता है। कोष प्रवाह विवरण जब हम तैयार करते हैं तो चेंज इन शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल के आधार पे किस प्रकार से फंड को आगे ले जाया जाता है, जिसमें हमने अध्ययन किया था कि करंट एसेट्स में वृद्धि होने पर करंट वर्किंग कैपिटल पे क्या प्रभाव पड़ेगा और करंट एसेट्स में कमी होने पर वर्किंग कैपिटल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। करंट लायबिलिटीज़ में वृद्धि व कमी होने पर वर्किंग कैपिटल पे क्या प्रभाव पड़ा, वो हमें एक शेड्यूल के माध्यम से हमने चर्चा की थी। आज हम फंड फ्लो स्टेटमेंट किस प्रकार से तैयार करते हैं उनका अध्ययन करेंगे, जिसमें कौन कौन सी ऐसी मदें हैं जो फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते समय हमें ध्यान में रखनी होती हैं, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी उपयोगी है। इससे संबंधित प्रश्न आपके विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में अधिकतर पूछते हैं, क्योंकि फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो इसलिए फंड फ्लो जब स्टेटमेंट हम तैयार करते हैं तो एक निर्धारित परफॉर्मे के तहत उसको अपन तैयार करते हैं। कौन कौन सी मदें हैं उसको हम लिखेंगे। तो जैसे भी फंड फ्लो स्टेटमेंट जब हम तैयार करते हैं तो कोषों का क्या होता है, इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, बहिर्गमन आवागमन होता है कि कौन से मद से रोकड़ आई और कौन से मद से रोकड़ गई। कौन कौन से फंड हैं जिसके माध्यम से फंड फ्लो या कोष प्रवाह हुआ। तो एक शेड्यूल के माध्यम से हम पढ़ेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट फॉर द फंड फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 जो भी है ईयर 31 मार्च को तैयार करते हैं। इसको लास्ट में 31 मार्च इसमें हम लिखेंगे सोर्स ऑफ फंड, यहाँ पर अमाउंट, एप्लीकेशन ऑफ फंड, अमाउंट, सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड किस प्रकार से हम इसको क्रियान्वित करते हैं, जिसमें सोर्स ऑफ फंड में पूंजी अपने पास रिसीव होती है और एप्लीकेशन ऑफ फंड में कैपिटल का बहिर्गमन होता है। तो सर्वप्रथम हम सोर्स ऑफ फंड साइड लिखेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल। अगर किसी कंपनी और फर्म ने इशू ऑफ शेयर कैपिटल की है तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल को सोर्स ऑफ फंड साइड लिख देंगे। दूसरी मद इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचरों के इशू से क्या रोकड़ प्राप्त हुई वो लिखेंगे, कि इससे पे कोष कैश का क्या हो रहा है, आवागमन हो रहा है, तो इनफ्लो हो रहा है। तो इशू ऑफ डिबेंचर। अगला इंक्रीज इन लोन, इंक्रीज इन लोन ऋण राशि में वृद्धि होने से भी लिखेंगे। इसमें सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, एक ये भी मद है। संपत्तियों को जब हम बेचेंगे तो कैश का आवागमन होता है, तो सेल ऑफ फिक्स एसेट्स भी सोर्स ऑफ फंड साइड हम लिखते हैं। अगला है डिविडेंड रिसीव्ड।
डिविडेंड रिसीव्ड भी एक पूंजी के रूप में कंपनी या फर्म को इशू होता है, तो ये सोर्स साइड में इसको अपन लिखेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड रिसीव्ड भी सोर्स ऑफ फंड में इसको अपन लिखते हैं कि इंटरेस्ट रिसीव्ड कौन सी मद के आधार पे हुआ, तो ये भी एक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड को भी लिखते हैं। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, अगर डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, जब हम चेंज इन शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल जब ज्ञात करते हैं तो वर्किंग कैपिटल में क्या कमी हुई उसको हम सोर्स ऑफ फंड साइड लिखते हैं, क्योंकि पूंजी में क्या हुई, यहाँ पर कमी हुई, तो सोर्स ऑफ फंड साइड इसको अपन लिख देंगे। फिर फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ये अपने बैलेंसिंग फिगर के आधार पे इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ फंड की। एप्लीकेशन ऑफ फंड में पूंजी का बहिर्गमन होता है, जिसमें रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि अंशधारियों को जब शोधन जब होता है प्रेफरेंस शेयर का, इक्विटी शेयर का शोधन नहीं होता है, तो उनको पूंजी दे देते हैं और बदले में अपन शेयर क्रय कर लेते हैं, तो वो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के अमाउंट को अपन एप्लीकेशन ऑफ फंड साइड लिखते हैं, अगर क्वेश्चन में दे रखा हो तो। अगला रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी अपन एप्लीकेशन ऑफ फंड साइड में लिख सकते हैं, तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी ये एक महत्वपूर्ण है। अगला रीपेमेंट ऑफ लोन, अगर लोन का भुगतान होता है तो कैश का क्या होता है, बहिर्गमन होता है, कैश का इनफ्लो होता है, तो रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन की राशि का भुगतान करने से कंपनी को क्या होती है, कैश कम हो जाती है, तो एप्लीकेशन साइड इसको अपन लिख सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में अगर लोन का अपना भुगतान हो जाता है तो अपने मद से, अपने फर्म या कंपनी से उस राशि का भुगतान हो जाता है। तो यह परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, कोई भी संपत्ति अगर हम परचेज करते हैं तो अपने से कैश में कमी आ जाती है फिक्स असेट्स, तो एप्लीकेशन ऑफ फंड साइड इसको अपन लिखते हैं जब फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय। परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, संपत्तियां फिक्स स्थायी संपत्तियां वे संपत्तियां हैं जो अपने जीवन काल में लंबे टाइम तक रहती हैं, तो कोई भी कंपनी या फर्म जब स्थायी संपत्तियों को क्रय करती है तो कंपनी से रोकड़ में कमी होती है, तो इसलिए इसको एप्लीकेशन साइड में अपन लिखते हैं। ये अपने क्वेश्चन के अंतर्गत स्पष्ट रूप से दे रखी होगी कि किस प्रकार से कौन सी संपत्तियां हैं जिसको अपन ने क्रय की थी। और भी है विभिन्न, जैसे यहाँ पर डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, अगर डिविडेंड का भुगतान कर दिया जाता है तो डिविडेंड एप्लीकेशन फंड साइड आ जाएगा, डिविडेंड पेमेंट। तो डिविडेंड पेमेंट की अमाउंट राशि भी हम एप्लीकेशन ऑफ फंड्स हैं, क्योंकि डिविडेंड भी कई प्रकार के होते हैं, अंतरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, तो कंडीशन देखी जाती है कि डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है या उसका भुगतान हो रहा है। अगर डिविडेंड रिसीव्ड होता है तो अपना ये सोर्स हो गया, अगर डिविडेंड का भुगतान करते हैं तो यूजेज होगी, एप्लीकेशन हो गया, तो एप्लीकेशन साइड इसको अपन लिख सकते हैं। और भी विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे कोई भी कंपनी टैक्स पेड करती है, टैक्स दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, उनका अगर भुगतान करती है तो कंपनी से कैश का क्या हो जाता है, बहिर्गमन हो जाता है, तो वो एप्लीकेशन साइड अपन इसको लिख सकते हैं। टैक्स पेड अमाउंट को यहाँ अपन आसानी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर राशि का क्या हुआ है, भुगतान हुआ है। यहाँ पर हम इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल, अगर इंक्रीज़ हुआ है तो ये वर्किंग कैपिटल साइड लिख देंगे। ये अपन बैलेंसिंग फिगर से शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल
जब हमने तैयार की थी कि वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी में जो भी कमियां होती हैं, वर्किंग कैपिटल जब कमियां होती हैं तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ में कमी और वृद्धि से वर्किंग कैपिटल पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इस प्रकार अगर इंक्रीज़ होती है तो वर्किंग एप्लीकेशन साइड लिखेंगे, अगर डिक्रीज़ होती है तो सोर्स ऑफ फंड साइड अपन लिख देंगे। लॉस फ्रॉम ऑपरेशंस, यहाँ पर लॉस फ्रॉम ऑपरेशन लिख देंगे। इसके बाद में फंड फ्लो स्टेटमेंट के बाद में कई बार हमें लाभ हानि का भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है कि प्रॉफिट एंड लॉस किस प्रकार से बनाया जाता है, तो वो भी हम लिख सकते हैं। तो P&L अकाउंट हम बनाते हैं विभिन्न प्रकार के समायोजन में। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट और क्रेडिट साइड में यहाँ पर हम पर्टिकुलर्स की बात करें, अमाउंट और पर्टिकुलर, तो अगर नगद में अगर कोई भी नुकसान होता है तो हम डेबिट साइड लिखते हैं। जैसे लॉस ऑफ फिक्स एसेट्स हैं, लॉस हुआ या फिर किसी पर या फिर अपने को लाभ प्राप्त होता है, गेन होता है, तो वो अपन क्रेडिट साइड लिखते हैं। ये विभिन्न प्रकार के एडजस्टमेंट के आधार पे इनको अपन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार फंड फ्लो स्टेटमेंट आप आसानी से तैयार कर सकते हैं इन मदों के आधार पे, जिससे इनसे संबंधित प्रश्नों का हम ई कंटेंट के माध्यम से आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डेली व्हाट्सएप के माध्यम से हम आपको कंटेंट दे रहे हैं। अगले वीडियो में हम इसी से संबंधित ही कैश फ्लो स्टेटमेंट किस प्रकार से तैयार किया जाता है, कोष प्रवाह विवरण क्या होता है, कोष प्रवाह विवरण की कौन कौन सी एक्टिविटी होती हैं, ये EFM पेपर सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट संख्या सेकंड का कैश फ्लो स्टेटमेंट की हम चर्चा करेंगे, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड के अनुसार AS 3 में 3 प्रकार की 3 एक्टिविटीज़ के आधार पे इनको तैयार किया जाएगा, जिसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ सम्मिलित हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अपने यूनिट संख्या थर्ड का ये लास्ट चैप्टर है, इनका हम बिल्कुल विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। और बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर का जो आपका प्रथम पेपर है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन राजस्थान, उसमें हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। ये भी अगले वीडियो में आपके लिए एग्रीकल्चर, कृषि क्या है, उसका क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, कृषि साख के कौन कौन से स्रोत हैं, तो अगले वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे। अगर यूनिट संख्या सेकंड में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे तो अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट का अध्ययन करेंगे, और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट राजस्थान पढ़ेंगे तो एग्रीकल्चर का अध्ययन करेंगे। बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।